देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 3 जनवरी से यूपी में प्रवेश करने वाली है। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी को विपक्ष का चेहरा बता दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि विपक्ष के सारे नेता हमारे साथ खड़े हुए हैं। वहीं अखिलेश, मायावती, जयंत चौधरी और लेफ्ट समेत कई विपक्षी दल उनके साथ खड़े नजर नहीं आ रहे हैं। यूपी के इन तीनों नेताओं के रुख को विपक्षी एकता की मुहिम के लिहाज से बड़ा झटका मारा जा रहा है। लोकसभा चुनाव की लड़ाई में अब 1 साल का ही समय बचा है। जंग की तैयारी जोरों पर होनी चाहिए। कांग्रेस और विपक्ष का फाइटिंग प्लान भी साफ होना चाहिए, लेकिन अब तक साफ नहीं हो पा रहा है कि क्या तीसरा मोर्चा कांग्रेस के साथ बनेगा या बिना कांग्रेस के तीसरा मोर्चा तैयार हो जाएगा। क्या राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए विपक्षी दलों का सहारा खोज रहे हैं? क्या राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस को जोड़ने की कवायद में जुड़े हैं? क्या वो विपक्ष का कंधा ढूंढ रहे हैं? क्या क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस को फायदा पहुंचाएंगी या फिर नुकसान पहुंचाकर तोड़ देंगी? क्या भारत जोड़ो यात्रा की बात राहुल गांधी को जनता की ताकत का सुरक्षा कवच मिल जाएगा? एक नहीं, सवाल अनेक है और इसी मुद्दे पर आज करने जा रहे हैं भारत 24 पर बड़ी बहस। पब्लिक है, सब जानती है। भारत जोड़ो यात्रा या कांग्रेस जोड़ो यात्रा? बस मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा के दरवाजे जो भी भारत को जोड़ना चाहता है उसके लिए खुले हैं। क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस जोड़ रही है या तोड़ रही है? यात्रा का वास्ता देकर निकलेगा 2024 का रास्ता। मैं जानता हूं कि विपक्ष के नेता सारे के सारे हमारे साथ खड़े हैं। राहुल विपक्ष का चेहरा, तो क्यों अखिलेश, मायावती ने किया किनारा? अखिलेश जी हैं, मायावती जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहते हैं। मैं जानता हूं, नफरत का हिंदुस्तान नहीं चाहते, तो रिश्ता तो है उनके साथ। भारत जोड़ो यात्रा से मिलेगी सत्ता की चाबी। – 2024 में क्या है विपक्षी एकता का प्लान? – 2024 में राहुल की चुनौती पर मोदी मैजिक भारी। भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को कितना सियासी फायदा? क्या राहुल ढूंढ रहे हैं सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने का सहारा? और ऐसे में मैं सवाल पूछ रही हूं, 2024 क्या राहुल बना मोदी होने जा रहा है? दूसरा सवाल, 2024 में राहुल की चुनौती पर मोदी मैजिक क्या भारी पड़ने वाला है? तीसरा सवाल, भारत जोड़ो यात्रा या कांग्रेस जोड़ो यात्रा? चौथा सवाल, 2024 में क्या है विपक्षी एकता का प्लान? पांचवा सवाल और आखिरी सवाल, भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को कितना सियासी फायदा होगा? इन तमाम सवालों पर हम करेंगे आज बड़ी बहस, लेकिन बहस शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि राहुल गांधी ने विपक्ष को लेकर के क्या कुछ कहा है। उधर विपक्षी नेताओं का क्या रवैया सामने आ रहा है, यह भी जान लीजिए। राहुल गांधी ने कहा कि 2024 के लिए विपक्ष को एकजुट होने की जरूरत है। विपक्ष के सारे नेता हमारे साथ खड़े हैं। विपक्ष को एक केंद्रीय वैचारिक ढांचे की जरूरत है जो सिर्फ कांग्रेस दे सकती है। क्षेत्रीय दलों के पास राष्ट्रीय विचारधारा नहीं होती। उधर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से अखिलेश यादव ने किनारा कर लिया। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस की विचारधारा एक जैसी है। मायावती ने भी यात्रा में शामिल ना होने के संकेत दे दिए। आरएलडी के जयंत चौधरी ने भी किनारा कर लिया। सवाल यही है कि 2024 में राहुल मोदी मैजिक को अकेली टक्कर दे पाएंगे क्या, या 2024 की लड़ाई में साथ देने के लिए विपक्ष का कोई सहारा ढूंढ रहे हैं, या कोई उनके साथ
खड़ा होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इन्हीं सवालों पर बड़ी चर्चा करने जा रहे हैं मुकेश त्यागी हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी से, डॉक्टर अजय उपाध्याय जुड़े हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, मनोज यादव जी जुड़े हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, मनीष कुमार गुप्ता है राजनीतिक विश्लेषक, स्टूडियो मेरे साथ मौजूद रहेंगे, सुनील कौशिक जी हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्टूडियो में ही मेरे साथ मौजूद रहेंगे, प्रेम कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी मेरे साथ स्टूडियो में ही मौजूद रहेंगे। भारत 24 पर सभी खास मेहमानों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं और सबसे पहले मैं रोक कर रही हूं मनोज यादव जी का। मनोज जी, क्या लगता है इस बार राहुल अकेले ही टक्कर देने वाले हैं बीजेपी को, प्रधानमंत्री मोदी को, या फिर आप लोग का भी साथ मिलने वाला है? देखिए, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से समाजवादी पार्टी ने सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए हमेशा यूपीए का साथ दिया, चाहे वो यूपीए की फर्स्ट टर्म हो चाहे सेकंड टर्म हो, समाजवादी पार्टी ने उन्हें बाहर से समर्थन दिया। सरकार जब गिरने की नौबत आई परमाणु डील पे, उस पे भी हमने सरकार बचाने का काम किया। तो निश्चित तौर पे इन सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी कभी भी इन सरकारों का बेरुखी से कभी ये काम नहीं किया, हमेशा साथ दिया। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस अगर ये चाहती कि हम उसके पीछे पीछे चलेंगे तो मेरे ख्याल से ये शायद दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तर प्रदेश अपने आप में एक राज्य है और इतना बड़ा राज्य है, इतना बड़ा देश है कि इसमें कांग्रेस की सरकारों जैसे कितने सारे प्रदेश सम्मिलित कर दो तब कहीं एक उत्तर प्रदेश बनता है। समाजवादी पार्टी की यूएसपी ये है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में आज अगर विपक्ष में कोई लड़ता हुआ नजर आ रहा है, या हमेशा 3 दशक की बात ले लो, 3 दशक से अगर उत्तर प्रदेश में कोई लड़ रहा है इस आताताई सरकारों से, तो समाजवादी पार्टी लड़ रही है। तो भारत जोड़ो यात्रा में आप लोग की तरफ से कोई जुड़ने वाला है या फिर नहीं? देखिए, ये स्पेशल सवाल का जवाब नहीं हो सकता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जैसा बता दिया है, हमारे एक प्रोग्राम है, हमारे अपने काम है, चुनाव को लेके भी हैं, आरक्षण को लेके हैं, उत्तर प्रदेश के तमाम सारे मुद्दे हैं। वो इंडिविजुअल कांग्रेस की अपनी यात्रा है, वो कांग्रेस कर रही है। जिनको निमंत्रण मिल रहा है वो जा रहे हैं, जिनको नहीं मिल रहा वो नहीं जा रहे हैं, जिनकी अपनी व्यस्तता है वो अपने अपने रास्तों पे है। हम ऐसी यात्रा का स्वागत करते हैं। ठीक है मनोज जी, पॉइंट समझ गई हूं मैं आपका। तमाम और खास भी हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए, लगातार मुकेश त्यागी जी का रुख कर रही हूं, बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए। मुकेश जी, उत्तर प्रदेश पहुंचने वाली है भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी की, लेकिन समाजवादी से कोई जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। उधर मायावती जी ने भी संदेश दे दिया है, संकेत दे दिया है कि कहीं ना कहीं वो भी इसमें जुड़ेंगी नहीं। तो आप लोग अपने लिए राहुल गांधी को अकेली चुनौती के तौर पर स्वीकार कर रहे हैं? डर का माहौल है आपके खेमे में? बिल्कुल, हमारे क्या बात कर रही है, हमारे खेमे में बिल्कुल हम लोग निर्भीक रूप से इस कोई भी, देखिए महागठबंधन हो या कोई भी गठबंधन बने, ये देखिए गठबंधन कामयाब नहीं होने वाले। इनके अंदर जो आपस में जो विरोधाभास विचारधारा है, आपने देखा एक बार एसपी बुआ और भांजे का भी समन्वय हुआ, किस प्रकार से उनकी शिकस्त हुई। फिर ये राहुल गांधी जी साइकिल पर बैठे, साइकिल पंचर हो गई। देखिए वहां पे दिक्कत ये हो रही है कि एसपी और बीएसपी दोनों ही राहुल गांधी से जुड़ना नहीं चाहते हैं। उनकी जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में विफल हो चुकी है। कई बार उन्होंने मैसेज भेजा कि आप हमारी जोड़ो यात्रा में आइए, परंतु वहां से कोई भी संदेश ऐसा धनात्मक नहीं आ रहा है। ठीक है, मायावती जी ने अपने एक नेता को भेजा था जो वापस आ गए थे, तो वहां पर कुछ ऐसा लगा शायद मायावती जी की सहानुभूति राहुल गांधी जी के साथ है, या वो हाशिए पे अपने आप को रखना चाहती है कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं। लेकिन बुनियादी वास्तविकता यही है कि एसपी और बीएसपी को कांग्रेस के साथ जब भी जुड़े उनको नुकसान हुआ। उनको वोट ट्रांसफर कांग्रेस के नहीं हुए, बल्कि उनके वोट जो है उनको ट्रांसफर हुए हैं। नो वंडर कांग्रेस का सिर्फ 2.8% वोट शेयर वहां पे रह गया है। तो उनकी स्थिति तो उत्तर प्रदेश में बहुत नाजुक है, उनके साथ कोई हाथ नहीं मिलाना चाहता। यहाँ तक कि अभी जयंत चौधरी जी ने भी कहा कि मुझे और कमिटमेंट्स हैं। तो मतलब आप ये देखिए वहां के मुख्य विपक्ष जो पार्टीज हैं, मायावती तो मतलब आप ये कह रहे हैं मुकेश जी कि आप लोगों के खेमे में यानी कि बीजेपी में भारत जोड़ो यात्रा से कोई डर कोई खौफ नहीं, महागठबंधन से भी कोई डर कोई खौफ नहीं, यही है पॉइंट? हमें बिल्कुल खौफ नहीं। हमें उत्तर प्रदेश में देख ही लिया हमने किस प्रकार से असेंबली में दोबारा से, मैं समझता हूँ कि पहली बार ऐतिहासिक विक्ट्री इस प्रकार की हुई कई सालों के बाद, जब हमारे
तो ये तो हमारी जमीनी हकीकत, हम बहुत मजबूत है, हमको कोई फर्क नहीं ठीक पड़ता। है, ठीक है। सभ्यता डॉक्टर के लिए अजय आजाद उपाध्याय के लड़ पास चली जाती हूँ, कांग्रेस पार्टी से जुड़ चुके हैं डॉक्टर अजय उपाध्याय। कुछ देर पहले आपने सुना क्या कहा मनोज यादव जी ने, उनको आपने सुन लिया, अभी मुकेश जी को आप सुन रहे थे। लेकिन एक सवाल जो बार बार उठता रहा है वो आप जानते हैं कि पॉपुलैरिटी से डर गई है बीजेपी, इसीलिए सब काम कर रही है। ये सवाल आप ही लोग पूछते आए हैं, कहां डर गई है बीजेपी? बीजेपी तो डर में नहीं है, साथ ही साथ जिनको आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि समाजवादी साथ में आएगी, बसपा साथ में आएगी, कोई साथ में नहीं है आपके। तो साधिया जी, पहली बात तो यहाँ डर वाला कोई मामला नहीं है, इसलिए मैं सही मानता हूँ त्यागी जी ने कहा कि डर और बाकी चीजों का इसमें कोई मतलब नहीं है। हम तो डर ही मिटाने आए हैं, हम तो भाजपा का भी डर तो मिटाना चाहते हैं। राहुल की पॉपुलैरिटी भारत जोड़ो यात्रा से इतनी बढ़ गई है कि बीजेपी वाले डर रहे हैं। बीजेपी जो है वो प्रयास कर रही थी उसको रोकना और उसको बदनाम करना, समस्या हमारी थी। हम ये बार बार प्रयास कर रहे हैं कि ऐसी कोई स्थिति ना आए जिसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कोई यात्रा कर रहा हो, कोई सामाजिक राजनीतिक लोगों को जोड़ने का काम कर रहा हो, कोई भी दल का, कांग्रेस की बातें नहीं है। एक लोकतंत्र में ये होना चाहिए और उसके लिए हम ये प्रयास कर रहे थे। और भाजपा जिस तरह से लगातार बीच बीच में बदनाम करने का प्रयास की, वो हो सकता है डर गई हो या उसका अपनी रणनीति हो, और भाजपा की अपनी रणनीति हो सकती है, क्यों ना हो। हमारे विरोधी दल हैं तो करेंगे, लेकिन जो ओवरऑल जो आपने साजिया जी अभी कहा और मनोज भाई की बात आई या त्यागी जी की बात आई, या आज का ये डिबेट का मुद्दा है, देखिए भारत जोड़ो यात्रा, आज भी राहुल गांधी जी हमारे नेता ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये यात्रा जो है सामाजिक आर्थिक संबंधों को कहीं ना कहीं मजबूती का, आम जनमानस को अधिकार देने का, आर्थिक बढ़ती हुई असमानता को दूर करने के लिए हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं। और भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से आम जनमानस की जो समस्या है उससे रूबरू होकर सरकार के पास हम रखना चाहते हैं कि सरकार उसका निदान ढूंढे। यदि नहीं ढूंढ पाएगी तो निश्चित है कि जनता उसके विरुद्ध में आने वाले समय में उसका जो तकाजा होता है सामाजिक राजनीतिक जीवन का वो होगा। जहां तक अखिलेश यादव जी का या मायावती जी का प्रश्न है, ये यात्रा के माध्यम से हम लोग लेकर चल रहे हैं। इस यात्रा में हम लोगों ने कोई भोज तो है नहीं राहुल जी के घर में कि भोज के लिए हमने निमंत्रण दिया है। ये भी सच है कि कुछ लोगों को फिजिकली उपस्थित होने की स्थिति में है, वो उपस्थित हो रहे हैं। कुछ लोग मानसिक तौर पे हमें सहयोग कर रहे हैं, समर्थन हमारे मुद्दों को कर रहे हैं। उनकी अपनी राजनीतिक समझ और अपनी उनकी राजनीतिक जो बिल्कुल आपने बात कही, कोई भोज थोड़ी है जो सबको इनवाइट किया जाए। मनीष जी, अभी तक तो कह रहे थे कि राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि बीजेपी डर गई है। अब बिल्कुल अपनी बात से डिनाई करते हुए नजर आ रहे हैं अजय जी। ऐसा तो नहीं हो गया कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोची वाली स्थिति बनती हुई नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी के लिए? देखिए, धृतराष्ट्र बोले, हे संजय जरा दूर से देख के बताओ कि 2024 के चुनावों में विपक्ष का नेता कौन होगा। तो संजय बोले संभावना इस बात की है कि भारत जोड़ो यात्रा चली है, राहुल गांधी हो सकते हैं, लेकिन जिस टीम के 11 के 11 प्लेयर कप्तान बनना चाहते हैं उसकी गति तो कोई नहीं जान सकता। तो आप समझ लीजिए जो कांग्रेस का प्रयास था वो सिर्फ और सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी जी को लॉन्च करने का था, जिसमें वो अभी तक सफल हैं। हो सकता है कि आगे भी सफल हों, बस कहीं राहुल गांधी जी कुछ गड़बड़ ना कर दें और सारी मेहनत पर पानी फिर ना जाए। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो चुनावों में क्या होगा ये अलग बात है, लेकिन राहुल गांधी विपक्ष के प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनने की कैपेबिलिटी रखते हैं, यह आज नजर आ रहा है। और अगर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, नीतीश कुमार, लालू यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, केसीआर, ऐसे बड़े बड़े नेता जो राष्ट्रीय स्तर का चेहरा बनने का सपना देख रहे हैं, अगर राहुल गांधी जी का कद बड़ा हो गया तो इनका सपना चकनाचूर हो जाएगा। इसलिए ये लोग कभी भी पलटी मार सकते हैं, बिल्ली रास्ता काट सकती है, बात बिगड़ सकती है। इसलिए विपक्षी एकता अभी एक दूर की कौड़ी है और अभी यह आने वाला समय बताएगा कि विपक्ष का नेता कौन बनेगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि विपक्ष का नेता होगा कौन? या तो होड़ मची हुई है प्रेम जी, होड़ मची हुई है। और जो महागठबंधन की तस्वीर एक जमाने में, एक वक्त में सामने आई थी, एक मंच जिस पर ममता दीदी भी थी, मायावती भी थी, राहुल गांधी भी थे, सब थे, तब लग रहा था शायद कुछ हो जाएगा, लेकिन अब तो कोई साथ नजर नहीं आ रहा है। बहुत खुश होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि उसके सामने विपक्ष एकजुट नहीं है, उसके लिए मैदान खाली है। लेकिन देखिए, विपक्ष की एकता कोई
पार्टी इसलिए तो नहीं आ जाएगी कि कांग्रेस को मजबूत करना है, इसलिए कोई विपक्ष की पार्टी कांग्रेस के साथ खड़ी हो जाए। उसकी अपनी ज़रूरत होगी तभी वो इकट्ठा होगा। और इस ज़रूरत को किसने पैदा किया है? याद कीजिए, जेपी नड्डा जी ने पटना में जाके क्या बोला था। कहा था कि विपक्ष जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उसका अस्तित्व अब नहीं बचने वाला है। पहले कहा जा रहा था कि कांग्रेस का अस्तित्व बचने वाला नहीं है, कांग्रेस मुक्त भारत, और अब कहा जाने लगा क्षेत्रीय दल का अस्तित्व नहीं बचने वाला है। तो ये जो बीजेपी का मंसूबा है इसको क्षेत्रीय दल समझ रहे हैं, लेकिन क्षेत्रीय दल क्या बीजेपी से मुकाबला कर पाएंगे? अकेले तो नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से एक जो युति बनने की संभावना पैदा की है वो भारतीय जनता पार्टी की सियासत ने पैदा की है। वो जरूरत कि क्षेत्रीय दल अपने आप को कैसे बचाएं उनको कांग्रेस के साथ जोड़ती है और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जोड़ती है। इसलिए किसी के कहने से ये तो बात बीजेपी की हो गई ना, लेकिन कांग्रेस के साथ कोई क्षेत्रीय दल जुड़ता हुआ क्यों नहीं नजर आ रहा है? प्रेम जी, सवाल ये है। आर यू मनीष जी? देखिए, जुड़ता हुआ कब दिखता है? कब ऐसा हुआ कि 2024 में इलेक्शन हो या उससे 2 साल 3 साल पहले गठबंधन बन जाए? ऐसा हुआ क्या कभी भारत के इतिहास में? तो ऐसा नहीं हुआ। जब भी गठबंधन बनता है चुनाव के नजदीक आने पर बनता है। और भारत जोड़ो यात्रा में भाई दक्षिण में यानी जरूरत का गठबंधन है, ये सिद्धांत का गठबंधन नहीं है, ये जरूरत का गठबंधन हुआ। इसका मतलब चुनाव के समय बन रहा है, इसका मतलब जरूरत से बना हुआ है। बोल लीजिए, आप ही बोल लीजिए। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा अब पॉलिटिकल यात्रा, ये पहले से कह दिया गया। फिर इसके बावजूद लाल झंडे वाले उसमें शरीक हुए, इसके बावजूद शिवसेना के लोग उसमें शरीक हुए, डीएमके के लोग उसमें शरीक हुए, दूसरे इंटेलेक्चुअल्स शरीक हुए, जिसको बीजेपी वाले अर्बन नक्सल बोलते हैं वो लोग शरीक हुए, तमाम लोग शरीक हुए हैं। और आगे महबूबा मुफ्ती स्वागत करने वाली हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस स्वागत करने जा रहे हैं, तमाम। अब अभी देखिए, यात्रा तो पूरी नहीं हुई, इसके बावजूद कि अपॉलिटिकल है जी। आप कह रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती जुड़ने वाली हैं? शाजिया जी, खड़ाऊ पहुंच चुके हैं, भगवान राम मैं वही कह रही हूँ ना। समाजवादी पार्टी जुड़ रही है ना, मायावती जी बीएसपी से जुड़ रही हैं, ममता दीदी का तो कुछ अता पता ही नहीं है, फिर कौन साथ में राहुल गांधी के? सुनील जी, ये तो कांग्रेस को समझना पड़ेगा ना कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कौन से राजनीतिक दल हैं जो एक साथ आना चाहते हैं। ममता बनर्जी जब मुख्यमंत्री बनी तो लगा विपक्ष को कि ममता बनर्जी मोदी जी को चैलेंज कर सकती हैं, और उस समय आपने देखा होगा सियाजी, ममता बनर्जी ने कई दौरे दिल्ली के किए, और दौरे करने के बाद क्या देखा, राहुल गांधी भी सक्रिय हो गए। राहुल गांधी ने भी तमाम विपक्ष में बैठे हुए राजनीतिक दलों को चाय की चर्चा पर बुला लिया। तो ये देखना पड़ेगा कि जो भी राजनीतिक दल सत्ता में किसी भी राज्य में आता है तो लगता है, जैसे आपने देखा कि महाराष्ट्र में सरकार बन गई बीजेपी के बगैर, लगा कि वहीं से भी शुरू हो सकती है 2024 की तैयारी। फिर बिहार में आपने देखा नीतीश जी जब बीजेपी से गठबंधन तोड़ के बनाते हैं तो लगता है कि अब नीतीश जी भी प्रधानमंत्री का चेहरा हो सकते हैं। और कल आपने देखा होगा कि सबसे बड़ा बयान पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश कल्पनाथ राय का आया। उन्होंने क्या कहा कि 2024 का प्रधानमंत्री का चेहरा राहुल गांधी होंगे। तो ये तो कांग्रेस को तय करना है और विपक्ष में बैठे हुए राजनीतिक दलों को तय करना है कि किसके नेतृत्व में विपक्ष इकट्ठा होगा। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात बता दूं कि 2019 के लोकसभा के चुनाव में जिन आरोपों को लेकर के राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया, और बहुत सारे ऐसे नेता थे उस पर जिस पर कांग्रेस के नेताओं पर उन्होंने प्रश्न इकट्ठे किए थे, वो 2024 आने वाला है। 2019 के इस्तीफे की जो उन्होंने मांग की थी या जो उन्होंने आरोप लगाए थे, उनका समाधान कांग्रेस नहीं ढूंढ पाई, और G23 जैसे नेता बाहर निकल के आ गए जिन्होंने तमाम आरोप लगाए। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के पास कोई ऐसा समाधान के लिए कोई ऐसा रोड मैप है जिससे लगे कि विपक्ष में बैठे राजनीतिक दल या क्षेत्रीय दल उनके साथ आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश एक उदाहरण है उनके लिए कि उत्तर प्रदेश में जो भी राजनीतिक दल हैं, चाहे वो बिल्कुल 3 राज्यों से निकल के हो रही हो, बहुत ज्यादा इफेक्ट करने वाली नहीं है उत्तर प्रदेश को कांग्रेस की यात्रा, लेकिन 3 जिलों से निकलने वाली यात्रा में भी सम्मिलित होना नहीं चाह रहे विपक्ष में बैठे हुए राजनीतिक दल। तो आप समझ सकते हैं कि विपक्ष में जो भी राजनीतिक दल है वो कांग्रेस को कितनी। मनोज जी, अगला सवाल मेरा आपसे है। आज अखिलेश यादव को बीजेपी और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा एक जैसी लग रही है, वो ये कह रहे हैं। पहले उनको नहीं लगती थी, वो अलग बात थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि एक जैसी विचारधारा है, दोनों एक ही हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अखिलेश यादव को एक बार फिर से खौफ सता रहा है कि साइकिल फिर से पंचर हो जाएगी, फिर हम ठीकरा किसके सिर पर फोड़ेंगे? मनोज जी, एनालिसिस आप करेंगे। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी।
जी, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए कोई भी कुछ भी बयान दे सकता है, लेकिन अगर ओवरऑल विपक्ष की बात करेंगे सेंट्रल में, तो कांग्रेस की टोटल सीटें और विपक्ष की जो और भी पार्टीज हैं, क्षेत्रीय दल हैं, उनकी सीटों में बड़ा अंतर है। क्षेत्रीय दल इस देश में बीजेपी के बाद दूसरे सबसे मजबूत दल के रूप में है। वो तमिलनाडु भी है, केरल भी है, पश्चिम बंगाल भी है, बिहार भी है, उत्तर प्रदेश भी है, और जिन जिन राज्यों में महाराष्ट्र भी है, सभी दलों की अपनी भूमिका है। ये तय करेंगे, ये थर्ड फ्रंट के जितने भी क्षेत्रीय दल ये तय करेंगे कि कौन नेता होगा 2024 के चुनाव। अगर कमलनाथ जी ये तय करने लगेंगे कि कौन राहुल गांधी नेता होंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई एक बड़ा सिनेरियो बनता दिख रहा। निश्चित तौर पे हर पार्टी के नेता अपने नेता मतलब को आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनता मानते? देखना चाहते। नहीं, देखिए अभी ये समय नहीं है ये बात कहने का कि राहुल गांधी सबके नेता बनेंगे या कोई और नेता बनेगा। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने कल का बयान दिया है कि नीतीश जी, ममता जी और केसीआर जी, जो मौजूदा समय में 3 प्रदेश में तीनों मुख्यमंत्री के पद, ये तय करेंगे कि थर्ड फ्रंट की भूमिका क्या होगी। और ये इसलिए मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को बता दूं कि रियलिटी यही है कि बीजेपी को अगर कोई हरा सकता है तो ये क्षेत्रीय दल पूरी ताकत से हरा सकते। कांग्रेस की जहां पे ताकत है, कांग्रेस वहां हराएगी। निश्चित तौर पे उसका भी अपना सम्मान होगा और अपनी उसकी भूमिका तय होगी। ठीक है, मनीष जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं समझता हूं तस्वीर बिल्कुल साफ है। विपक्ष के जो अन्य चेहरे हैं, जैसे समाजवादी पार्टी, वो कह रही हैं अखिलेश यादव जी, नीतीश कुमार और ममता बनर्जी मिलकर अप्रूव करेंगी, फिर राहुल गांधी बनेंगे। देखिए बाकी सब क्षेत्रीय पार्टियां एक एक राज्य में बिखरी हुई हैं। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, बनना कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को ही है, बट ये लोग अप्रूव करेंगे तो बनेंगे। अगर ये अप्रूव नहीं करेंगे तो फिर हम सोचेंगे कि क्या करना है। अरे भाई सच्चाई यही है कि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। समाजवादी पार्टी के पास या केसीआर के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपको समर्थन राहुल गांधी का ही करना पड़ेगा। अरे नीतीश जी में क्या कमी है? ना कर पिछड़ों के इतने आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। अरे भाई आपने अप्रूव करके आपने अपने सिर पे ताज पहन लेना है कि साहब हमने अप्रूव किया तो बना, वरना राहुल गांधी को बनने नहीं देते। अरे आप हाँ करो या ना करो भाई, राहुल गांधी अपनी पार्टी का शेर है। वो अपनी पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनेगा और मोदी से टक्कर लेगा। आप एक क्षेत्रीय दल हैं, आप 3-4 राज्य मिलकर क्या कर लेंगे? वो भी इससे बढ़िया ये है कि आप पहले से अप्रूव कर दीजिए कांग्रेस के ठाकरे भी, आपको सम्मान से आगे जीत मिलेगी। ये आप कैसे तय कर सकते हैं कि राहुल गांधी होंगे? अरे मैं तो कह रहा हूं सामने पटल पर साफ नजर आ रहा है भाई साहब, स्पष्ट नजर आ रहा है। आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, आपने आंखें मूंद ली है। पटल पे लिखा हुआ है कि कांग्रेस की तरफ से विपक्ष का उम्मीदवार राहुल गांधी होगा। विचलन हो रहा है क्या मोदी जी की खुर्ची जाते हुए आपको मनीष जी? मोदी जी रहे या राहुल गांधी रहे, रहेगा कोई हिंदुस्तानी ही ना, रहेगा कोई हिंदुस्तानी। मैं तो कहता हूँ अखिलेश यादव जी को आगे बढ़ाइए ना। हमें क्यों हम क्यों विचलित होंगे? हम तो अखिलेश यादव को सपोर्ट करेंगे। आप आइए भाई। अरे आप ना बताओ, आरएसएस वाली मानसिकता, सबको लॉलीपॉप मत दो, हम तय कर लेंगे कौन बनेगा। अरे मनोज जी अगर कहने को कुछ नहीं बचा तो मनोज जी गलत बात क्या कही मनीष जी? मनीष जी ने सही तो कहा है कि अखिलेश यादव आगे क्यों नहीं आ रहे? देखिए जब जिसको बनना होगा वो बन जाएगा। ये मनीष जी नहीं तय करेंगे कि अखिलेश जी का नाम सामने लाइए। हम समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, हमें अरे सामने राहुल के सामने खड़े होंगे, अखिलेश को आगे लेकर नहीं आएंगे। हम समाजवादी कहलाते हैं। कमलनाथ अपनी पार्टी के जिम्मेदार नेता हैं। अगर उन्होंने बयान दिया है तो कुछ सोच के दिया है। आपसे पूछा ही नहीं उन्होंने, या तो उन्होंने पूछा होता कि समाजवादी पार्टी आपकी क्या राय है, अगर आप कहें तो बन जाए क्या? नहीं, उन्होंने आपको पूछा ही नहीं। एक सेकंड रुक जाओ मनीष जी। एक ही सीट तो जीते थे अपने बेटे वाली शायद 2019 के चुनाव में, तो बना ले प्रधानमंत्री। मनोज जी एक सवाल है मनोज जी मेरा जी। जिस तरीके से आपने कहा ममता बनर्जी, नीतीश जी और केसीआर तय करेंगे, क्या उसमें अखिलेश यादव जी की कोई भूमिका नहीं रहेगी क्या? सबसे बड़ी भूमिका अखिलेश यादव यादव आपने नाम ही नहीं लिया। आप कहां कह रहे हैं कि अखिलेश जी की भूमिका रहेगी उसमें? ना मैं नई कंट्रोवर्सी नहीं खड़ी करना चाहता भैया। अखिलेश यादव ये सारे बहस हो रही है। मतलब आप चाहते हैं कि चौथा नाम अखिलेश यादव भी होंगे? नहीं, अरे वो पहला नाम हो सकते हैं। लालू यादव और अजय उपाध्याय जी सुने, चर्चा सारी कांग्रेस पार्टी के इर्द गिर्द घूम रही है कि आखिर चेहरा कौन होगा। लेकिन अभी तक मनोज यादव जी ने ये नहीं स्वीकारा है कि राहुल गांधी होंगे चेहरा। हालांकि वो अखिलेश के नाम पर भी ठप्पा नहीं लगा रहे किसी प्रकार से।
वो तो कुछ हामी भी नहीं भरते हुए नजर आ रहे, लेकिन राहुल के साथ भी नहीं खड़े हुए हैं। ये विपक्षी एकजुटता है क्या? अजय उपाध्याय जी मुझसे पूछ रही हैं आप? जी साजिया जी, मनोज भाई की विद्वता पर, उनके प्रखरता पर मुझे कोई प्रश्न नहीं करना। वो एक विद्वान व्यक्ति हैं और वो अपने पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, जिस तरह मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को अपनी बात रख रहा हूं। जब भी पूछा जाएगा हमसे भी या मनोज जी से या त्यागी जी से, तो सब लोग अपने अपने पार्टी के नेता को ही राष्ट्रीय प्रधानमंत्री के तौर पे उभारने का प्रयास करते हैं। हम कैसे कहेंगे कि राहुल जी, लेकिन ये व्यक्तिगत तौर पर आप लोग नहीं बैठे हैं ना, आप तो पार्टी का पक्ष रखने बैठे हैं, और पार्टी के अंदर खाने क्या चल रहा है ये तो आप ही बताएंगे। बहुत अच्छा कहा। यही काम हमारे नेता, जब आपके जैसे बुद्धिमान किसी पत्रकार ने पूछा होगा कमलनाथ जी से, तो उन्होंने अपने नेता की बात कही, स्वाभाविक है। लेकिन जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो परिस्थितियां बनेंगी, अभी 2024 का चुनाव, ठीक है, वो 2024 की तो क्यों पर ही छोड़ देते हैं अजय जी? अगर ये बात है तो हम 2024 के ऊपर छोड़ देते हैं। कल से 2024 हम देखेंगे कि क्या होता है। अभी 2023 की तो शुरुआत होने दीजिए, लेकिन अभी बताइए, भारत जोड़ो यात्रा तो उत्तर प्रदेश पहुंच रही है, वहां तो कोई आया नहीं रहा आपके साथ में बीजेपी से लड़ने के लिए। भारत जोड़ो यात्रा अकेले लड़ेंगे आप लोग? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा हम यात्रा कर रहे हैं मैडम, और हम लड़ने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम जनता के मुद्दों को उठाने के लिए कर रहे हैं। हम नफरत के दौर से देश को उबार करके प्रेम और सौहार्द के दौर में ले जाना चाहते हैं। लास्ट 15 दिन में कौन से मुद्दे उठाए हैं आपने? बीच में नहीं मनीष जी, मैं बीच में नहीं बोलता। कौन से या मुद्दे तो आप उठाए बोलने, हैं? फिर मैं करता हूँ, बोल लेने दीजिए। हाँ, मैं प्रश्न अब करूं यदि आपने बोल लिया हो मनीष जी तो। हाँ मनीष जी, पिछले 15 दिनों में आप हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमारे डिबेट, हमारे पार्टी के विचार को आप देखेंगे, निरंतर उन सभी मुद्दों को उठा रहे हैं जो देश के हित में है, जो जनता के हित में है, जो देश से नफरत हिंसा मिटाने के लिए है, जो महंगाई बेरोजगारी को दूर करने के लिए है, जो आर्थिक असमानता को कम करने के लिए है। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे नेता ने किया है, राहुल जी ने, और इन्हीं मुद्दों को उठाया जिस पर आज ये चर्चा हो रही है। हमारा उद्देश्य क्लियर है। अभी चुनाव सियासत जब समय आएगा वो भी करेंगे। हम राजनीतिक पार्टी है, कोई धार्मिक ठीक है, आपके राजनीतिक पार्टी है और यात्रा भी इसलिए निकाली जा रही है ताकि जनता के, देश के मुद्दों को उठाया जा सके। अब ये बताइए कि 2014 से लेकर अब तक अजय जी कितने राज्यों में आप लोग चुनाव जीते हैं, कितने राज्यों में हारे हैं? साजिया जी, यदि शुरुआत करेंगी तो अधिकतर राज्यों में कांग्रेस पार्टी जो है, चाहे आप छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ठीक है, बाद में सरकारें कोई पैसे के बल पर खरीद ले रहा है और तो बात अलग है, लेकिन सच्चाई सबको पता है। उसके पहले आपने मणिपुर भी, गोवा भी, महाराष्ट्र में भी हमारी सरकार रही, कई राज्यों में रही है, और हिमाचल में अभी हम जीते हैं। भाजपा तो कई बार हार करके और सरकार बनाने के लिए वो गलत रास्ते अपनाती है, और जनता देख रही है कि जनमत को चुराने का काम कर रही है। अभी दिल्ली एमसीडी में तो भाजपा गलत रास्ते अख्तियार नहीं कर पाई। दिल्ली एमसीडी में आपने देखा ही होगा। अरे हाँ, तो मजबूरी है ना, यहाँ पे क्या करे। दिल्ली में इतना अंतर है एमसीडी में। ये दूसरा रास्ता अपनाई थी साजिया जी। एक नारा था जो नेताजी देते थे स्वतंत्रता आंदोलन के समय। आम आदमी पार्टी जीत गई, इसलिए आप लोगों ने ये नहीं कहा कि ईवीएम खराब है। सिर्फ 10 सेकंड दीजिए ना, 10 सेकंड। एक नारा था, तुम हमें खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे, नेताजी का था। और इस बार जो नारा था, तुम हमें एमसीडी दो हम तुम्हें गुजरात देंगे, ये नारा चला दिल्ली और एमसीडी और गुजरात के चुनाव में। आम आदमी पार्टी बात बता रहे हैं, और मुकेश जी से इसके बारे में डिटेल जरूर लूंगी मैं। लौट रहे हैं वापस अपनी बहस के मुद्दे पर, सीधा रुक कर रही हूं बीजेपी प्रवक्ता मुकेश त्यागी जी का। मुकेश जी, ब्रेक पर जाने से पहले आपने सुना अजय उपाध्याय जी ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि बीच में एक नया नारा चला था जिसमें यह कहा गया कि तुम हमें एमसीडी हो दो हम तुम्हें गुजरात देंगे। जरा डिटेल बताइए इस नारे के बारे में, हमने सुना नहीं था इससे पहले। मुकेश, देखिए, मुझे गालिब का एक शेर याद आ रहा है कि ताउम्र गालिब ताउम्र राहुल यही भूल करते रहे, धूल शीशे पर थी और चेहरा साफ करते रहे। तो ये तो धूल चेहरे पे थी और शीशा साफ करते रहे। सॉरी, मैं माफी चाहूंगा। तो ये जो लगाने का इनका वो है, ये मैं समझता हूँ बहुत ही उपासनीय। यही कह करके दूसरों में पहले ईवीएम में कमी निकाल देंगे। कभी कहते हैं एएमआईएम हमारी बी टीम है, कभी कहते हैं कि हमारे केजरीवाल आप पार्टी हमारी बी टीम है। अरे भैया, आप अपने आप को मजबूत करिए, आप अपने आप को जमीन पे देखिए। 388 से आपको 388 सीट हुआ करती थी एक जमाने में, कांग्रेस का वर्चस्व था।
आप सिकुड़ करके 2 नंबर पे रह, मतलब कहाँ रह गए आप? तो आप ये निकालना कमी याद, देखिए हमारी 15 साल एनसीडी में सरकार थी, वो एंटी इनकम्बेंसी भी काम करती है। 15 साल के बाद कोई जीत रहा, लेकिन 15 साल तक तो हम लगातार वहां पे एमसीडी में रहे, और 7 बार पार्लियामेंट्री इलेक्शन में हमने पूरा 7 सीट जीती थी। उसके बाद ये केजरीवाल साहब आ गए पार्टी में। तो ये तो राजनीति में चलता रहता है, लेकिन ये कहना तो ये अपने अपने खिसियानी बिल्ली खंबा का सौटे। वो कहते हैं कभी ईवीएम में नुकसान है, कभी कहते हैं केजरीवाल के साथ गठबंधन है, कभी कहते हैं मायावती लेकिन के उस साथ नारे के गठबंधन बारे में आपने मुझे नहीं बताया जिसका जिक्र अभी कुछ देर पहले अजय जी ने किया था। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि धूल तो इनके चेहरे पर है और ये शीशा साफ करने में लगे हुए हैं। मतलब ऐसा कोई नारा दिया था आप लोगों ने या नहीं दिया था? आप सिसोदिया जी को अरेस्ट नहीं किया इन्होंने, जरा पूछिए क्या हुआ सिसोदिया नारा देने का मतलब? रोज लगता था अब अंदर जाएंगे, अब बाहर आएंगे। अजय जी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच गई। मुकेश जी ने साफ कह दिया कि हमने ऐसा कोई नारा नहीं दिया था। नहीं दिया था उन्होंने गालिब का शेर भी पढ़ करके सुना दिया। ये मैंने पब्लिक में नहीं था, अंडरस्टैंडिंग का नारा था। अब आ गए ना, देखिए लाइन पे आ गए ना, ये लाइन पे पब्लिक में नहीं था, जनता में नारा नहीं था, मतलब इनके साथ मतलब कि आप कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी में अंदर खाने एक्टिव रहते हैं अजय जी, यही मतलब निकालो मैं इसका। साजिया जी दोनों पार्टियों का आपस का अंडरस्टैंडिंग का बहुत देर बाद मौका दिया है बोलने का। ये महागठबंधन नहीं है, ये महालठबंधन है। आपस में लट चलेंगे इनके आपस में। आप देखते रहिए 2024 से पहले ही विपक्ष जो है बिल्कुल मतलब ध्वस्त होने वाला है। और जहां तक राहुल गांधी की राष्ट्रीय जोड़ो यात्रा है, उसके अंदर तो इतने ज्यादा मैं समझता हूं कि अगर उनको जोड़ो यात्रा निकालनी थी और सार्वजनिक रूप से अपना उपहास बनाना था, आज उनके साथ जयंत चौधरी आने को तैयार नहीं, मायावती आने को तैयार नहीं, अखिलेश जी आने को तैयार नहीं। मुख्य विपक्ष उत्तर प्रदेश जहां पे 80 पार्लियामेंट्री सीट्स आती हैं, अरे भाई आपको निकालना तो पहले ही आप गठबंधन की कुछ बुनियाद रख लेते, उनसे सैद्धांतिक रूप से बात कर लेते कि भैया जब मैं आपको इनवाइट करूं तो आ जाना। आज जगहसाई हो रही है, तो अपोजिशन तो खुद ही अपोजिशन है, इसको कहते हैं सेल्फ गोल कि अपोजिशन इज अपोज्ड टू इट्स ओन एग्जिस्टेंस। तो आप मैं कैसे समझाऊं त्यागी जी को कि त्यागी जी नहीं मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। मुकेश जी 10 सेकंड दे रही हूँ अजय जी को, फिर लौटना है मुझे बाकी गेस्ट के पास। अजय जी जल्दी से बोलने दीजिए, 10 सेकंड। मुकेश जी आ रही हूँ आप ही के सवाल पर जवाब ले लेती हूँ अजय जी से। बस 10 सेकंड में खत्म कर रहा हूँ। अजय जी आ रही हूँ, फिर 10 सेकंड बोले दीजिए मुकेश जी को। 10 सेकंड में खत्म कर रहा हूँ। देखिए अब कभी ये राहुल गांधी जी दार्शनिक हो जाते हैं कि मुझे चुनाव में नहीं लड़ना, मैं राजनीति नहीं करना चाहता, मैं देश के अंदर एक संदेश देना चाहता हूँ। अरे भाई या तो आप दार्शनिक बन जाइए या फिर आप जो है बोलिए पार्लियामेंट्री इलेक्शन में हम लड़ना चाहते हैं। तो ये जो बीच की धारा, कभी हिंदू बन जाते हैं, कभी अभी उनके ए.के. एंटनी जी ने कहा कि भैया हिंदू बन जाना बहुत जरूरी है। तो ये जो आडंबर अब आपने नया शुरू किया, आपके वरिष्ठ नेता ने बोला है केरला में जहां पे राहुल गांधी जीते और अमेठी में हारे, वहां पे क्रिश्चियन कम्युनिटी अब आप मतलब आप अल्पसंख्यक को डिवाइड कर रहे हैं, कभी बहुसंख्यक ला रहे हैं। अजय जी बात तो सही है, आप कहाँ कह रहे थे कि बीजेपी राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी से डरी हुई है। इतने दिन से आप लोग ये कहे जा रहे थे भारत जोड़ो यात्रा से बौखला गई है, डर गई है, इसलिए हम पे आरोप लगा रही है, बदनाम कर रही है। यहाँ तो कोई ये जो आपके इससे पहले जो दल रहे हैं वो समाजवादी हो गया, बसपा हो गया, कहीं ना कहीं आपके साथ खड़े होते थे, आज तो वो तक साथ में नजर नहीं आ रहे। बीजेपी तो दूर की बात हो गई आप लोगों के लिए। मुझे तरस आता है। साजिया जी अभी देख रहे हैं त्यागी जी कितना बौखला गए। आ रही हूं मनीष जी। यदि राहुल गांधी का कद नहीं बढ़ रहा है तो राहुल जी के प्रति सुबह से शाम तक अब बीच में मैं नहीं बोल रहा था, अब बोलिएगा तो त्यागी जी आपने बोला मैं चुप रहा। अंडरस्टैंडिंग से हम चुप रहेंगे। मनोज जी आ रही है आपके पास। एक सवाल पूछूं आपसे, एक सवाल। एंटनी जी ने क्या कहा है, जरा एंटनी जी के जो विचारधारा अभी हाल में हुआ है, मुझे क्या कहा उत्तर दे देने। मुकेश जी उनको बात रखने दीजिए। ठीक है अजय जी बात रखिए जल्दी से। देखिए राहुल गांधी के प्रति जितनी भी जिसको भी जो नफरत हो, एकदम नफरत को निकाल सकता है गांधी परिवार के प्रति, कांग्रेस के प्रति, लेकिन देश में नफरत नहीं फैलना चाहिए। और हमारा प्रयास है कि देश से नफरत मिटे। सियासत बाद में होगी, देश रहेगा तब न सियासत होगी। हिंसा और डर का माहौल देश में रहेगा तो बोल दीजिए ना कि राजनीति नहीं करनी आप लोग। आप लोग तो कह रहे थे कि भारत टूटा हुआ है। अजय जी आप कह रहे हैं कि देश रहेगा तभी तो हम कुछ कर पाएंगे, सियासत कर पाएंगे, और आप ही लोग कह रहे थे कि भारत टूटा हुआ है। मनोज जी का मैं रोक कर रही हूँ। हाँ है, छूटा हुआ नहीं दिखता। आप राजनीति में जाइए नहीं ना। लगातार इन लोगों ने प्रयास किया। आ रही हूँ मैं आपके पास अजय जी आ रही हूँ। मनोज जी बहुत देर से कुछ कह रहे हैं, इसके पास से जाना है। अरे रुक जाइए भाई, रुक जाइए। महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ कि डिबेट में एक महत्वपूर्ण बिंदु आया कि विपक्ष आपस में लड़ जाएगा,
तो ठीक है भाई, विपक्ष तो आपस में लड़ जाएगा, क्योंकि आपस में तमाम सारी बातें होंगी। बीजेपी किससे लड़ेगी? महाराष्ट्र में शिवसेना उनके साथ नहीं, बिहार में नीतीश जी उनके साथ नहीं, तेलंगाना हमारे में साथ जो है, उनके साथ थे वो उनके साथ नहीं। सुन लीजिए, हमारे साथ है। सुनते बीच रुक जाओ, थोड़ा धैर्य रखो। महबूबा मुफ्ती उनके साथ नहीं, महबूबा मुफ्ती उनके साथ नहीं, तो कौन लड़ेगा? ये किससे लड़ेंगे? अब तो समस्या बीजेपी के पास है ना। अकाली दल उनके साथ नहीं, चंद्रबाबू नायडू उनके साथ नहीं, तो आप किससे लड़ोगे? शीशे में, उसी वाले शीशे में सर पड़ोगे जिसपे धूल जमी हुई है। ये त्यागी जी आप कहना चाह रहे हो? अरे असली परीक्षा तो 24 में होगी। आपके साथ कोई नहीं है, आपके साथ कोई नहीं है। पहले तो आप विड्रॉ करिए, हमारे मुख्यमंत्री शिवसेना के ही हैं। अच्छा, महाराष्ट्र में उस शिवसेना का जिसका अब तक पता ही नहीं शिवसेना पार्टी बनी कि नहीं बनी। वो छोड़िए पुरानी बातें, वो समय आएगा, पता चलेगा पुरानी बातें कैसे हो गई? मुकेश जी ना, मनीष जी बताइए डिबेट में। मनीष जी, अपनी पुरानी बातें हो गई, हमें पर सवाल उठते तो कहते पुरानी बातें हो गई। देखिए, मनोज जी ने बड़ी अच्छी बात कही, मनोज जी ने बड़ी अच्छी बात ये कही कि भाई आप किससे लड़ोगे? आपके साथ नीतीश कुमार नहीं, आपके साथ शिवसेना नहीं, आपके साथ ये पार्टी नहीं। अरे भाई, अभी तो ये शाजिया जी कह रही थी कि इनके साथ केजरीवाल जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। अब मैं राहुल जी बल्कि कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली में जब आपने भारत जोड़ो यात्रा की तो विपक्ष का सबसे बड़ा दिल्ली का चेहरा अरविंद केजरीवाल को आपने क्यों नहीं बुलाया भाई? क्या वो मोदी के अपोनेंट नहीं है? अखिलेश जी को भी नहीं बुलाया, बुलाया ही नहीं। यात्रा कर रहे हैं ये दरअसल क्या है, जो ये सेलेक्टिव राजनीति है ये ले डूबेगी। ये सेलेक्टिव राजनीति है, आपको ले डूबेगी। अब बेचारे मनोज यादव के पास कुछ कहने को नहीं है, वो चूंकि वो ये बता नहीं पा रहे कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ है या नहीं है। अरे जब ये तय नहीं है कि नहीं है, अरे भाई चुनावों में इकट्ठे नहीं होते, सबसे ज्यादा जिसको वोट मिलते हैं वो जीतता है। अगर एक को मिले 1 लाख, एक को मिले 90, एक को मिले 80, तो वो जीतेगा जिसको 1 लाख। मनीष जी, एक अपडेट मुझे मिल रहा है कि नीतीश कुमार का भी इस पर बयान आ गया। नीतीश जी कह रहे हैं कि हमें कोई आपत्ति नहीं है अगर वो उम्मीदवार बनते हैं तो प्रधानमंत्री पद के, राहुल गांधी को लेकर। क्योंकि उनसे पूछा ही नहीं जा रहा है। ये पूछा है तभी तो बोले वो। कोई जवाब नहीं है आपके पास। मनीष जी चुप हो गए। मैं न्यूज को पहले सुन लूं, जवाब दे दूंगा। पहले न्यूज को सुन लेते हैं, जवाब दे देंगे। कैसा रहेंगे? पूछिए मनीष जी से। देखो साजिया जी, एक चीज तो मुझे बहुत याद आ रही है, हंसी भी आ रही है। मनोज यादव जी बैठते हैं कई बार डिबेट में, हमारे 2022 से 2019 से बैठ रहे हैं, हर बार उनके पास बस यही कहने को होता है, देखेंगे 2019 में कहां निकल के जाओगे, आएंगे सब देखेंगे बीजेपी, फिर 2022 में देखेंगे कहां जाओगे। अब 2024 आ गया। मतलब मनोज जी के ये सवाल ये कहता सुनते सुनते मैं 3-4 साल से मनोज जी का ये सुन रहा हूं मैं। अब की बार देखेंगे, कब की बार देखेंगे। अभी वो तो क्या आपके पास नहीं होगी मनोज जी। जब राष्ट्रीय राजनीति की, जब 2024 की बात आती है और आप स्टैंड खड़ा नहीं कर पाएंगे अपनी पार्टी का। कौन पूछ रहा है महंगाई के बारे में? कौन बोल रहा है? अरे भाई, हर बार आप यही करते हैं, जिसके वोट आपका बात यही जवाब होता है। अब आप कह रहे 2024 में देखेंगे, 2024 में देखेंगे। हमारी पार्टी, आपकी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए, कांग्रेस के साथ चले गए, यूपी के साथ चले गए, छोटे दलों के साथ चले गए। यूपी के 2 लड़के बचा आपके पास कुछ बचा है क्या? अरे यूपी के 2 लड़के कहाँ हैं? अब वो एक साइकिल पे पीछे कैरियर में क्यों नहीं बैठा हुआ है? नहीं, अब डर सता रहा है साइकिल फिर से पंक्चर हो जाएगी। यही डर सता रहा है प्रेम कुमार जी, साइकिल फिर से पंक्चर ना हो जाए, यही डर है। इसलिए आज अखिलेश भी राहुल के साथ नहीं है, उनको बीजेपी जैसे रखने लगे हैं राहुल गांधी। देखिए, इतना जल्दी कंक्लूसिव मत होइए कि कौन किसके साथ है, और आज ही तय कर लिया गया। 2024 में कांग्रेस के, आज देखिए कांग्रेस के, जिसके कि कांग्रेस शासित राज्य कितने हैं? छत्तीसगढ़ भाई, इसके अलावा हिमाचल है, एक और स्टेट है, 3 स्टेट है। बीजेपी के पास कितने हैं? उनके पास भी यही 3 स्टेट हैं जो अपने दम पर है। के पास मेजॉरिटी में सांसद हैं। सुन लीजिए, जितनी चाहिए उससे ज्यादा सांसद हैं। नहीं देते ना, फिर बात करिए अपने आप। अब मुझसे पूछा गया, मेरा नाम आपने पूछा, मैंने बता दिया। तो बीजेपी के पास कितने स्टेट है? वही 3 स्टेट उनके पास भी है, बाकी वो भी गठबंधन वालों के साथ हैं। तो लड़ाई जो 2024 में है वो ये है, ये जो मैजिक फिगर, मोदी फिगर, मैजिक फिगर, बड़े फिगर, जो तमाम तरह की बातें जो बोलते हैं ना, एक स्टेट में भी बीजेपी अपने दम पर स्टेट सत्ता में आ सके फैलाव नहीं कर पाई है बीजेपी। देखिए, सहयोगी दल तो साथ में खड़े हैं, कांग्रेस के साथ तो कोई सहयोग करने को भी तैयार नहीं।
कांग्रेस के पास सहयोग करने के लिए तैयार नहीं, तभी तो वो सत्ता से बाहर हुई। लेकिन अब वो वापस से जुड़ रही है। वो बीजेपी जो 2018 में 17 दलों के साथ 17 राज्यों के साथ शासन में थी, आज कहां खड़ी है? आज फिर से 15-16 पर आ गई। 9 स्टेट में इलेक्शन होने वाला है 2024 में, और वो एक बार फिर से तख्ता पलट जाएगा, स्थिति बदल जाएगी, तब 2024 आएगा। 2024 से पहले 2023 है, और 2023 में तय करेगा कि 2024 में क्या होने वाला है। विपक्ष का कप्तान कौन? प्रश्न चलिए, यही है। नीतीश जी ने तो कह दिया कि मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन अब तक आप देख पा रहे हैं कि अखिलेश जी साथ नहीं खड़े हैं, मायावती जी साथ में नहीं खड़ी है, ममता जी तो खुद ही को मानती है विपक्ष का उम्मीदवार। तो आप क्या कह रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ खड़े हैं? कौन करेगा? आप क्या कह रही हैं कि वो बीजेपी के साथ खड़े हैं? महागठबंधन का चेहरा कौन है सर? सवाल ये। समाजवादी पार्टी, अभी मनोज यादव जी ने भी कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा यूपीए के साथ वो खड़ी रही, जब कभी भी कांग्रेस के साथ जरूरत हुई खड़ी रही, जब जरूरत पड़ती है खड़ी रही है। क्या समाजवादी पार्टी बीजेपी के साथ खड़ी हो जाती है? मायावती बीजेपी के साथ खड़ी है? नहीं, आज बीजेपी का एक सहयोगी नहीं है। अभी सही कह रहे थे, कल भी मैंने अभी सही कह रहे थे मनोज यादव जी, अकाली दल भी भाग गया, दूसरे तमाम दल भाग गए, दक्षिण में कोई सहयोगी नहीं, क्योंकि जय श्री राम के नारे लग गए हैं, इसलिए वो मंच पर बैठेंगी नहीं, वो खड़ी रहना चाहती है, इसलिए वो विपक्ष के पद के लिए भी खड़ी रहेंगी। डिस्टर्ब करेंगे, यही काम लेकर के फिर भी बंगाल में आई ना ममता बनर्जी दोबारा। हाँ, तो आई ना, हम स्वीकार करते हैं, हमको पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री स्वीकार करते हैं और सम्मान करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, विपक्ष का कप्तान बनेगा कौन? ये प्रश्न है। क्या ममता दीदी, क्या केसीआर या राहुल गांधी? अरे ये क्यों प्रश्न है? प्रश्न अपना अरे घर में प्रश्न रखिए। ये है कि राजनीति में खबर आ रही है कि कांग्रेस का गठबंधन करने के साथ कोई दल तैयार नहीं है। ये अपने पॉकेट में रखिए इस विचार को कि कोई कप्तान बनाएगा तब वो जीत के आएगा। अरे जनता पहले उखाड़ के बनेगा सरकार को, और वो बदले नहीं बनेंगे, और उसके बाद तय होगा कि कौन उस जगह पर कुर्सी पर बैठेगा। सिंहासन खाली करो, जनता आती है। प्रधानमंत्री रिमोट कंट्रोल मम्मी के पास रहेगा, रिमोट कंट्रोल मम्मी जी के पास रहेगा, चेहरा प्रधानमंत्री बनेगा। अरे चेहरा तो आप गुजरात में नहीं दे पाते हो, चेहरा तो आप स्टेट में नहीं दे पाते हो, और चेहरा चाहिए इनको देश में। चेहरा चाहिए स्टेट में चेहरा नहीं, स्टेट की बात वहां है। अरे आपने कितनी मंत्रिमंडल तय नहीं हो पा रहा है, बिना चेहरे के। पहाड़ पे मंत्रिमंडल तय नहीं हो पा रहा है। पीएम इन वेटिंग रह गए, लालकृष्ण आडवाणी गुजरात में आ गए, लालकृष्ण आडवाणी गुजरात में आ गए हैं मनीष जी, लेकिन उतनी अच्छी तरीके से नहीं आए हैं जितनी अच्छी तरीके से आ सकते थे। आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से सवाल उठ नहीं रहे, लेकिन जब उठेंगे तो फंस जाएंगे आप। मनोज जी कुछ कह रहे हैं, मनोज जी कुछ कह रहे हैं। मनोज जी देखिए, बीजेपी अपने सबसे बेहतरीन समय के साथ सत्ता में काबिज है, सबसे बेहतरीन। 2 टर्म रह लिए मोदी जी प्रधानमंत्री। आप बड़ी मनीष जी बातें कर रहे हैं, बीजेपी बड़ी बातें कर रही। अरे सबसे साल में अब और कौन प्रधानमंत्री बनेगा उसका भी तो नाम पे चर्चा कर लो। कि सिर्फ मोदी मोदी चलता रहेगा और स्वर्ण काल से लेकर संकीर्ण काल आ जाएगा, कौन दूसरा? अरे अच्छे टाइम पे अखिलेश जी भी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन मतलब आप चाहते हैं कि अगले आने वाले समय गया 10 साल 15 साल 20 साल मनोज जी, आप ये चाहते हैं कि बीजेपी के ही प्रधानमंत्री रहे? आप यही चाह रहे हैं ना? मनीष जी एक सेकंड, जो बात उन्होंने कही उसकी गहराई को तो समझिए जरा। मनोज जी ऐसा लग रहा है चाहते हैं कि अगले 15 20 25 साल बीजेपी से ही प्रधानमंत्री रहे, जो भी मैं कह रहा हूं अपने स्वर्णिम काल में 2 बार प्रधानमंत्री रह लिए, अब संकीर्ण काल आ रहा है, तो अब कौन चेहरा होगा ये मैं पूछ रहा हूं। इसका जवाब कौन देगा? कि सिर्फ मोदी ही, वल्ली मोदी? 2024 का जवाब दे रहा हूं। सुनील जी आप कौन देगा? बीजेपी वैसे ही प्रधानमंत्री रहेंगे जैसे कांग्रेस की सरकार में आदरणीय नेताजी चिल्लाते रहे, कांग्रेस हमको सीबीआई का डर दिखाती है, और आप समर्थन देते रहे। एक बार नहीं, मुलायम सिंह जी ने कई बार कहा, ये क्या कह दिया आपने? तो वो बीजेपी भी करेगी जैसे आप लोग कहते हैं। जैसे बीजेपी के पास आरोप आप लगाते हो, जब आप पार्टी पे छापे पड़ते हैं, सुन लीजिए, अब सुन लीजिए ना, मैंने आपको सुना। अरे मैंने सुना, आप सुन लीजिए। आप जैसे आप पार्टी को आप सुनेंगे नहीं, आप जैसे आप पार्टी पर छापे पड़ते हैं, कांग्रेस स्वागत करती है।
जब उप मुख्यमंत्री पर छापे पड़ते हैं, कांग्रेस स्वागत करती है कि साहब बहुत अच्छा छापा पड़ा है, स्वागत किया जाना चाहिए, और दूसरे राज्यों में छापे पड़ते हैं वो नहीं है। मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहा, मैं पूछ रहा हूँ बीजेपी में कोई दूसरा चेहरा है? आपके सवालों का जवाब दे होता तो मैं मनोज यादव बन के बैठा होता, पार्टी का प्रवक्ता बन के। नहीं, मैं बीजेपी का नहीं कह रहा हूँ, मैं तो आप ही के सवाल का जवाब कह रहा हूँ कि जब कोई सत्ता में रहता है, अरे अब कोई दूसरा चेहरा है ना, सीबीआई है ना, हो सकता है समाजवादी पार्टी को भी समर्थन देना पड़े, क्या परेशान हो रहे हैं? अरे अभी गोमती रमन फ्रंट तमाम फ्रंट के खुल रहे हैं, अभी क्या परेशान हो रहे हैं? यही मसला है, एक एक करके बात रखेंगे ना। आपकी आवाज, आप लोग की आवाज बिल्कुल क्लियर जा नहीं पाती है और ये बड़ी समस्या। मनोज जी आ रही है आपके पास? मनोज जी आपके सारे सवालों के जवाब हर कोई देने के लिए यहाँ पर तत्पर बैठा हुआ है। एक सवाल का 10 सेकंड में अजय जी के पास सवाल का मनोज जी दे देंगे ईमानदारी से। क्या नेताजी ने सीबीआई के डर से यूपीए को समर्थन दिया था, जो बार बार उन्होंने कहा? बस इस बात का जवाब दे दें मुझे। हमने विचारधारा और सांप्रदायिक शक्तियों रोकने के लिए दिया। तो सीबीआई का बार बार नेताजी ने क्यों कहा कि डराती है कांग्रेस हमें सीबीआई से? सीबीआई का डर जिसने दिखाया उसको मतलब डर सीबीआई का होगा। नाम आय से अधिक संपत्ति का मामला किसकी सरकार में सीबीआई ने दर्ज किया, आप बता दीजिए मुझे। तो है ही नहीं, सीबीआई ने डिनाई कर दिया। अरे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तोता है पिंजड़े का, उस समय नेताजी कहते हैं कि हमें डराती है कांग्रेस। नेताजी ने नहीं कहा ये बात। अरे स्वीकार कर लो मनोज जी, स्वीकार कर लो। नेताजी ने नहीं कहा ये। अरे आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि कौन फंस प्रधानमंत्री गए लग रहा है। अरे मैं बीजेपी का थोड़े भी समय दूंगा सवाल। तो फिर आप अरे प्रवक्ता से पूछिए आप, मैं तो परिदृश्य बता रहा हूं मनोज जी, किस तरीके से सरकारें बनती हैं, जो आपके पास फॉर्मूला नहीं है। अच्छा, ये तो सपा के पास भी फॉर्मूला था कि बिना इच्छा के समर्थन यूपीए सरकार को देना पड़ा, और नेताजी ने कई बार कहा कि सीबीआई से कांग्रेस हमने बीजेपी को कब समर्थन दिया ये बताइए? हमने बीजेपी को कब समर्थन दिया ये बताइए? नेताजी ने ऐसा कहा था या नहीं कहा था? नेताजी ने जो कहा था वो बात सबको पता है। आप बताओ हमने कब समर्थन दिया बीजेपी को? हाँ, हंस दिए आप कितने प्यार से। अरे मैं क्या हंस रहा हूँ भैया, मैं तो आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, आपके पास जवाब ही नहीं है, कोई जवाब ही नहीं है आपके पास। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हो सकता है आपको भी समर्थन देना पड़े। ठीक है, आप काहे परेशान हो रहे हैं? ठीक है मनोज जी आऊंगी आपके पास। अजय जी क्या कह रहे हैं ये भी सुन लेते हैं। मनोज जी आएंगे, धैर्य रखिए सर, धैर्य। मनीष जी ठीक है, सवाल बहुत सारे हैं, जवाब मेरा जरूरी है। अजय जी क्या कह रहे हैं आप? साजिया जी, आज पूरे डिबेट का जो केंद्र बिंदु था भारत जोड़ो यात्रा, उसमें कौन जुड़ रहा है कौन नहीं जुड़ रहा है। हम लोगों का उद्देश्य है देश के सभी विचारधारा के लोग जो नफरत देश से मिटाना चाहते हैं, हिंसा मिटाना चाहते हैं, डर का जो माहौल है उसको खत्म करके देश को सौहार्द और सद्भाव में लेकर के जाना चाहते हैं। हम उन सभी लोगों का निमंत्रण देते हैं, मौखिक तौर पे आए वो कहीं न कहीं लेकिन यहाँ मैंने आपको बिल्कुल भी इनवाइट नहीं किया कि आप यहाँ पर निमंत्रण दें, आमंत्रण दें, लेकिन वो जुड़े। और मैं जानता हूं कि आप जैसे अच्छे पत्रकार लोग भी हैं, मैं बीच में मैं नहीं बोल रहा हूं क्योंकि एक सवाल ले लीजिएगा, सवाल ले लीजिएगा सुनील जी, आंसर है वो पूरा हो जाएगा जो आपने शुरुआत कर दी। सवाल ले लीजिएगा ये कहा सुनील जी, एक सेकंड उनको भी बात पूरी करने दीजिए, फिर सवाल प्रॉब्लम हो रही है, मैं बाहर में हूं तो दिक्कत हो रही है थोड़ी। अजय जी अपनी बात पूरी कीजिए। सभी लोग, सुनील कौशिक जी विद्वान व्यक्ति हैं, मनीष गुप्ता जी हैं, हम तो सबको कहते हैं आप सब लोग आइए, एक अच्छे उद्देश्य के लिए हम लोग इस यात्रा को ले चल रहे हैं। 2024 का सियासत, लेकिन ये उद्देश्य जनता क्यों नहीं समझ पा रही है? राजनीति करेंगे। जनता छोड़िए, राजनीतिक दल नहीं समझ पा रहे, समझ रही है। राजनीतिक दल समझते तो उनके साथ खड़े होते हैं। जनता नहीं समझ पा रही है। जिस नफरत की ये बात कर रहे हैं और जो राहुल गांधी ने अपील की कि जो इस समय देश में माहौल है उसको ध्यान में रखते हुए आप हमारे साथ आइए, किसी राजनीतिक दल ने हामी नहीं भरी, तो इसका मतलब कांग्रेस कह रही है वो सही नहीं कह रही है। ठीक है, अजय जी से जवाब ले लीजिए। डॉक्टर साहब, ये राजनीतिक दल के लिए यात्रा नहीं है, जनता समझ रही है तब ना लाखों की भीड़ है। आपने देखा ना पूरे जगह, आप खुद 2-3 दिन जाइए, आप देखिए कि कितने दिल से लोग जुड़ करके उस यात्रा में। ठीक है अजय जी, आप कह रहे हैं जनता समझ रही है, वो भारत के तिरंगा को लेकर लोग चलना चाह रहे हैं। अजय जी अगर मैं आपकी बात को स्वीकारूं तो मेरे भी सवाल खड़े होते हैं कि दिल्ली एमसीडी में आपका क्या हाल रहा, वो सबने देखा। गुजरात में आप लोग इस बार भी कुछ नहीं कर पाए, वो भी सबने देखा। तो इस पर क्या जवाब देंगे आप? देखिए साजिया जी, यदि चुनाव के दृष्टिकोण को देखेंगे तो चुनाव की राजनीति वाकई इस यात्रा की राजनीति से मैं अलग मानता हूं। उसके इम्पैक्ट जरूर थोड़े बहुत की राजनीति अलग होती है, चुनाव तो जनता पहुंचाती है ना कुर्सी तक। नहीं होता तो आप इसको भी कह सकती हैं दूसरे तरफ से कि हिमाचल हमारा तो नहीं था, हमें तो जनता ने आशीर्वाद एक नया राज्य दिया है। 3 राज्य में भाजपा के शासन थे, एमसीडी में और 2 राज्यों में।
ये 2 राज्य एमसीडी भी हार गई और हिमाचल भी भाजपा हार गई। हम एक राज्य जीते हैं, तो हमारी जीत हुई कि हार हुई, जरा इसको गणित के आधार पर समझाइएगा। दिल्ली की हार को हार नहीं मानते आप? दिल्ली में तो हम लड़ेगी नहीं, भाजपा ही थी ना दिल्ली में, तो किसी से हारी है ना। भाजपा की हार हुई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं था दिल्ली से। हम स्वीकारते नहीं थे रेस में, लेकिन बताइए 2 राज्य विधानसभा का चुनाव हुआ, दोनों में भाजपा की सरकार थी, गणित कहता है। भाजपा का जवाब तो भाजपा वाले देंगे ना। अजय जी, आप पहले कांग्रेस का जवाब तो दीजिए ना। गुजरात ना दिल्ली एमसीडी कुछ नहीं कर पाए, और आप कह रहे हैं कि हम मुद्दे उठा रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में जनता के लिए। जनता तो सुन ही नहीं रही है। जनता ने हमें चुनाव में जिताया है इस विधानसभा में, क्यों नहीं समझ रही आप? ये तो गणित सिंपल है। हमारा राज्य नहीं था हिमाचल, नया राज्य जीत कर लाए हैं इस विधानसभा चुनाव में। नहीं थे, हमको तो जनता चुनाव में जिता के दी है। ये भारत जोड़ो यात्रा का इंपैक्ट भी है। इसको नहीं जो समझता है, जो समझना नहीं चाहता, उसका तो हम नहीं उसको समझा सकते, लेकिन जनता समझ रही है और ये सारे खेल को भी समझ रही है कि कैसा खेल प्रयास हो रहा है कंफ्यूज करने का, जनता के मुद्दों से भटकाने का, जेब कतरों से। इसीलिए हमारे नेता कह रहे हैं सावधान रहिए। आज जो जेब कतरे देश में है, जो मुद्दों को भटका करके अपने आर्थिक कौन है वो जेब कतरे? कौन है बड़े 2-4-10 लोग हैं जो देश को नाम बता दीजिए, अपना नाम बता दीजिए। पूंजीपति हैं, सबको पता है, सबको पता है, सबको पूरा देश देख रहा है। मैडम आप मुकेश जी, आप जानते हैं ऐसे कोई जेब कतरों के बारे में? हाँ जी, क्या जो पूरे देश को आज जेब अजय जी बता रहे हैं देश में कुछ जेब कतरे घूम रहे हैं। आप जानते हैं क्या उन जेब कतरों के बारे में? कौन है? 55 करोड़ बनाम 100 आदमी की जो लड़ाई है ना, वो 100 लोग जेब कतरे हैं जो देश का संपत्ति 55 करोड़ के अगेंस्ट में लेकर के खड़े हैं। ठीक है, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं तो आपको किससे कोर्ट में जाने से रोका? जाइए कोर्ट में चैलेंज करिए जेब कतरे। इस प्रकार की गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य ना दीजिए प्लीज, क्योंकि आपके साथ प्रवक्ता होने के नाते बात बोल रहा हूं। सुन लीजिए, ये देश में 100 लोगों की संपत्ति 55 करोड़ लोगों के साथ नहीं हो सकती, और पिछले कोविड के समय में 30 लाख करोड़ रुपए नहीं बढ़ सकता जब आम आदमी की संपत्ति और आय खत्म हो रही है। ये सरकार की जिम्मेवारी है उस जेब कतरों पर कंट्रोल करे, नहीं तो जनता करेगी कंट्रोल। देखिए जो भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा में पहुंच चुका है, वो दूसरों के ऊपर तो कम से कम पत्थर नहीं फेंके, क्योंकि आपके कुछ कर रहा हूं। देखिए कितना आपको दर्द हो रहा है आप त्यागी जी। नहीं, दर्द नहीं हो रहा, बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा है। उसको प्रेम है, उनको आप डिफेंड कर रहे हैं। देखिए जनता देख रही है, दर्शक देख रही है। हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं और आप जेब कतरों की लड़ाई लड़ रहे हैं। भाई देखिए साजिद जी, दिक्कत इस बात की है कि बोलने नहीं दे रहे, ये बोलने नहीं दे रही। ये क्योंकि समय नहीं, मुझे ब्रेक पे जा रहा। मुकेश जी को भी बात रखनी चाहिए। मैं इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान ये दे रहे हैं। इनका क्या ये बनता है? हक दिखाइए, नाम बताइए कौन है जेब कतरा। जेल करवा देंगे, क्या बर्दाश्त नहीं करेंगे? तो बताइए कौन सा है जेब कतरा। सत्ता में बैठे आप बर्दाश्त भी नहीं करोगे? इस प्रकार के सत्ता भी चाहिए और विपक्ष के सवाल भी नहीं चाहिए। इस तरह के बचकाने वक्तव्य देना बंद करिए। बहुत आपके पास देखिए, मैं आपको बताऊं, 55 करोड़ लोगों का दर्द नहीं दिख रहा है इस देश में। अरे सुन लीजिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मुझे बोलने दीजिए। साजिद जी ने मुझसे प्रश्न किया, मुझे बोलने दीजिए। देखिए आपके अतिक्रमण करने से आपकी कहीं पे विजय होने वाली नहीं है। सुन लीजिए, अब आप बात बोलिए। किया है उत्तर नहीं दे रहे हैं। अरे भाई साहब अजय जी, आपने सवाल पूछ लिया ना, मुकेश जी से जवाब मिले थे 10 सेकंड, मुझे समय है मेरे पास। गरीब लोगों के फेवर में नहीं। शाजिया जी वो कहते हैं कि जो बादल गरजते जाते हैं वो बरसते नहीं है, तो इनका वही हाल है। गर्जन है और बरसने में इनके पास एक बूंद पानी नहीं है। मैं राहुल गांधी पहले ये डिसाइड कर लें कि ये दार्शनिक यात्रा है या राजनीतिक यात्रा है। एक सेकंड रुक जाइए। प्रश्न का उत्तर नहीं दीजिएगा। अगले बार थोड़े जेब कतरों को बचा रहे हैं आप। मैं कह दूं कि आप चोर हैं तो ये कहना ठीक होगा? मुझे बताइए, मैं कह दूं आप चोर हैं या कांग्रेस में सारे चोर हैं, कि एक ही राहुल काफी है बर्बादी गुलिस्ता करने को? अगर हर डाल पे राहुल बैठे हो तो अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? देखिए राहुल जी के अलावा समय नहीं है मेरे पास, समय नहीं है। ये चर्चा तो और आगे लंबी चल सकती है बहुत ही आसानी से, समय में देश का दर्शक, क्योंकि सभी के जवाब ऐसा लग रहा है पूरे नहीं हुए और सब बोलना बहुत कुछ चाहते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी सभी खास मेहमानों का भारत 24 पर मेरे साथ जुड़ने के लिए। और पब्लिक है, सब जानती है, नया साल आने वाला है, खुशी के साथ स्वागत कीजिए, इन सब बातों को भूल जाइए और साथ ही साथ देखते रहिए आपका अपना चैनल भारत 24।